नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आज से 14 साल पहले 26 नवंबर 2008 को देश की मायानगरी मुंबई में आतंकी हमला हुआ था और पूरे देश में दहशत फैल गई थी। 10 फिदायीन हमलावरों ने बेकसूर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। हमले में कुल 166 लोग मारे गए थे और 300 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। सबसे पहले आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर फायर ओपन कर दी थी। छब्बीस नवंबर 2008 इस तारीख को भारत कभी नहीं भूल सकता। 26 नवंबर 2022 को यानी आज देश इस आतंकी हमले की 14वीं बरसी मना रहा है, लेकिन इस दिन को याद करके देशवासी आज भी सिहर जाते हैं। अगर ये कहें कि ये आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला था तो गलत नहीं होगा। इस हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी और आतंकियों ने देश के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक ताजमहल होटल को निशाना बनाकर हमारी सुरक्षा व्यवस्था के दावों को तार तार कर दिया था। यही वो दिन था जब सपनों की नगरी माया नगरी मुंबई में पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने कदम रखा था। वो शाम भी हर रोज की तरह ही थी। हर कोई अपने धुन में मस्त था। बाजारों में चहल पहल थी, लोग खरीदारी कर रहे थे। मरीन ड्राइव पर लोग समंदर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस समंदर के रास्ते मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे रात की चादर छाने लगी, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर मौत नाचने लगी। पाकिस्तान के कराची से सभी 10 आतंकी एक नाव के जरिए मुंबई के लिए निकले थे और 3 दिन पहले 23 नवंबर को ये लोग कराची से निकले और हिंदुस्तान की ही एक नाव को इन्होंने जरिया बनाया मुंबई तक पहुंचने का। उस नाव पर जो 4 लोग सवार थे, जो 4 हिंदुस्तानी सवार थे, उन चारों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। भारतीय नौसेना को चकमा देने के लिए इन 10 फिदायीन आतंकियों ने एक हिंदुस्तानी नाव को हाईजैक किया और उसमें सवार सभी 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद में ये मुंबई में एक मछली बाजार में उतरे। लोगों को संदेह हुआ। मछुआरों का कहना है कि उन्होंने सुरक्षा बलों को, मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी दी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने कुछ भी संजीदगी से नहीं लिया। एक बार आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं कि कब क्या क्या हुआ। 26/11/2008 को कराची से समुद्री रास्ते से मुंबई आए थे 10 आतंकी। 9:30 बजे शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी होने लगी। मुंबई में कई नामचीन जगहों पर गोलीबारी हुई। 10 बजे विले पार्ले में 2 टैक्सियों को उड़ा दिया। कामा हॉस्पिटल, लियोपोल्ड कैफे, इन तमाम जगहों पर गोलीबारी की गई। ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट और नरिमन हाउस पर भी हमला किया गया। 3 दिनों तक चली थी सुरक्षा बलों की कार्रवाई। हमले के वक्त ताज में मौजूद थे कई विदेशी मेहमान। नरिमन हाउस में एनएसजी कमांडो भी शहीद हुए। हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान गई। अब आपको बता दें कि किन चीजों में सुधार जरूरी है। पुलिसिंग को दुरुस्त करना होगा, एनसीटीसी और नेटग्रिड को सही करना होगा। पहली सूचना पर ध्यान नहीं देना, ये बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी।
कोऑर्डिनेशन की कमी अब भी नजर आती है। 2013 से 2015 के बीच 5 आतंकी हमले एक जैसे पैटर्न पर हुए थे। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके साथ हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ प्रशांत दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज पर। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ देविका जुड़ी हुई है, बहुत खास मेहमान, बेहद खास मेहमान हमारे साथ देविका रोटावन जुड़ी हुई हैं, जो कि खुद पीड़िता है। उस 26/11 के काले रात को देविका भी जख्मी हुई थी। बहुत स्वागत है देविका आपका एफएम न्यूज पर। थैंक यू मैम। सबसे पहले देविका आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, वो दिन आज से 14 साल पहले का वो दिन था, लेकिन उस वक्त आपकी उम्र महज 9 साल की थी और हमने उस 9 साल की बच्ची को भी देखा जो खुद जख्मी थी, जो बैसाखी के सहारे भी चली और उसके बाद आतंकियों को पहचाना भी। आज जब आप 14 साल बाद उस रात को याद करती हैं, क्या महसूस करती हैं? क्या कौन सी वो यादें हैं, वो कौन सी खौफनाक यादें हैं जो आपके जहन में आती हैं? मैम वो रातें तो मुझे हर दिन याद आती है। आज की ही रात 14 साल पहले मुझे गोली लगी थी। मेरी उम्र तब 9 साल 11 महीने की थी। मैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पुणे जाने वाले थे। बांद्रा से हम सीएसटी गए थे। पुणे में मेरे बड़े भाई रहते, उनको मिलने जाने वाले थे। जब सीएसटी स्टेशन पे गए हम तो 12 दिन कस्टम के सामने बैठे थे। उतने में वहाँ अचानक से बम स्फोट हुआ, गोली फायरिंग होने लग जाती है। लोग भागने लगते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। किसी के हाथ से खून निकल रहा है, किसी के पैर से, किसी के सर से। मुझे समझने में तभी बहुत टाइम गया, पता नहीं चल रहा था मुझे। वहाँ से फिर मैं और मेरे पापा भागने की कोशिश करते हैं तो एक गोली आके मेरे पैर में लग जाती है और मेरे भाई अलग डायरेक्शन में भाग चुके रहते हैं। तो मुझे भी गोली लगती है। तभी मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक शख्स है जिसके हाथ में गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग करते जा रहा है और उसी की गोली आके मेरे से मुझे लग जाती है, मेरे राइट पैर पे। मैं बेहोश हो जाती हूँ। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सेंट जॉर्ज में डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे थे, किसी को बेहोश नहीं कर रहे थे। तो वो देख के मैं और डर गई, घबरा गई। फिर वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। पैर से गोली निकाली गई, पैर की हड्डी टूट चुकी थी। ठीक है, ठीक है। जाहिर तौर पर एक 9 साल की बच्ची के लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन देविका आपकी हिम्मत की हम दाद देंगे कि उस बड़ी सी बंदूकधारी आतंकी को देखकर आपने एक बार फिर उसका सामना करने की हिम्मत जुटाई और जाकर उसकी पहचान भी की थी आपने। जी मैम। प्रशांत हमें कोर्ट बुलाए गए थे 10 जून को। मैं 10 जून को जाके कोर्ट में आइडेंटिफाई की थी। पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने कसाब को देखी थी। ठीक है।
प्रशांत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत सर, जिस तरह से ये घटना आज से 14 साल पहले हुई थी, उसके बाद ये मानते हैं हम कि काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे, काफ़ी चेंजेस आए हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि अब भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था में या फिर हमारी नीतियों में कहीं कुछ कमी है अब भी? सुरक्षा व्यवस्था में तो क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, हम सब कह हाँ, सकते हैं। हाँ, लेकिन जहां हम सफल नहीं हुए हैं उसका जिक्र करना मैं बहुत उचित समझता हूँ। जी, पाकिस्तान में हाफिज सईद और लखवी अभी भी एकदम खुले घूम रहे हैं। बीच बीच में उनकी सरकारें उनको थोड़ी देर के लिए किसी जेल में डाल देती है दिखावे के लिए। आईएसआई ने जो ये काम करवाया था लश्कर तोयबा के द्वारा, वो अभी तक सारे संसार में पहचानने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि एफएटीएफ का जो अभियान चल रहा था पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने का, अब पाकिस्तान को इसी संस्था ने क्लियरेंस दे दी है, जबकि 1992 के करता धरता दाऊद इब्राहिम को हम अभी पकड़ नहीं पाए हैं। और ये 26/11 के जैसे दो नाम मैंने आपको बताए, हाफिज सईद, लखवी और 6-7 और लोग जो कि कराची के पास बैठे हुए टीवी सेट से पूरा का पूरा एपिसोड का जायजा ले रहे थे, हमारे टीवी चैनल में जो दिखाया जा रहा, और उन्होंने वहीं से ही अपने क्रांतिकारी रेडिकल ग्रुप्स को ताज में यहाँ से वहां भेजा, गोलियां चलवाई, और उन सबको ये कभी भी समझ में नहीं आया कि वो मौत पे ही भेजे गए। एक ही संसार का एक ही ऐसा देश है जो ऐसी नीति अपने फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रख के बनाता है, और इसके बावजूद पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी भी आपके विदेश मंत्री ने पॉलिसी स्टेटमेंट में काउंटर टेररिज्म को सबसे बड़ा महत्व दे दिया है। उसका मुख्य कारण ही यही है कि पाकिस्तान के तौर तरीकों में टेरर से जुड़े हुए कोई बदलाव की आशा नहीं की जा सकती। अब उनका आईएसआई का चीफ, उनका आर्मी चीफ बनने जा रहा। आप बताइए क्या बदलाव की हम आशा रख सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ वेद भूषण सर भी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व आईपीएस रहे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज पर। जी वेद भूषण सर, उस रात हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन की काफ़ी कमी थी, और साथ ही साथ जब मछुआरों को शक हुआ था इन लोगों पर, जो 10 लोग उस नाव से उतरे थे, उन्होंने मुंबई पुलिस को इत्तला किया था, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्या लग रहा है, पुलिसिंग उस वक्त दुरुस्त नहीं थी? मान सकते हैं कई बदलाव हुए, लेकिन आज पुलिसिंग कितनी दुरुस्त है, कितने तैयार हैं हम? देखिए, पहले ये अनप्रेसिडेंटेड था, पहली बार इस तरह का अटैक ऑर्गेनाइज किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, क्योंकि तो उनका एक नया प्रयोग था। उन्होंने बिल्कुल नए सिरे से, नई एक इंटेलिजेंस के तरह से ये काम किया, और वो एक हद तक कामयाब भी हुए। उसमें हमारे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को अपनी शहादत देनी पड़ी, अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, परंतु कसाब पकड़ा गया, तमाम चीजें हुई, तमाम चीजें सामने आई। परंतु ये जरूर ये याद दिलाता है कि ये हमारी जो कुर्बानी है वो बेकार नहीं गई है। आज जो हमारी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो कोस्टल गार्ड्स हैं, चाहे आर्मी है, चाहे एयरफोर्स है, तमाम इस तरह की चीजों पर निगरानी रखती है कि कहीं दोबारा इस तरह की भूल ना हो जाए। और पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने उनको एक जवाब दिए, उनके एरिया में जाकर उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको धोखा पकड़ के एक तरह से कहना चाहिए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने और इस देश ने उस चुनौती का सामना किया, और हर चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 26/11 हिंदुस्तान के इतिहास के लिए और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, हमारी तमाम फोर्सेस के लिए एक ऐसा दिन है जिस दिन तमाम जो हमारे जो शहादत है वो को लोग याद करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पुलिस फोर्सेस हैं, चाहे हमारा गृह मंत्रालय, वो 26/11 के जो शहीद हैं उनको नमन कर रहा है, और हम लोग भी नमन कर रहे हैं। और आज इसलिए इस तरह की डिबेट हम लोग कर रहे हैं कि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो, और जो हमारे शहीदों की कुर्बानी है वो कहीं बेकार ना जाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के हम लोग जो
आज पूरे इंडिया में, दिल्ली में, मुंबई में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि हमारा जो सिस्टम है दुरुस्त है और आने वाले टाइम में इस तरह की चीजों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। गार्ड्स के हब भी बनाए जा रहे हैं, बेहतर की जा रही है तमाम व्यवस्थाएं। लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने भी एक वीडियो ट्वीट किया है, उन्होंने अपना बयान जारी किया और उनका भी कहना है कि 14 साल पहले के ये जो गुनहगार हैं इन सबको अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। देविका, उस रात जब आप अस्पताल पहुंची, बल्कि मैं कहूंगी एक 9 साल की मासूम बच्ची जब अस्पताल पहुंची, वहां पर बहुत सारे और लोग भी होंगे, क्या ठीक होने के बाद आप उन लोगों के टच में रही, आपकी किसी से बात हो पाई? जी मैम, काफी लोगों से पहले टच में थी, बट अभी किसी से टच में नहीं हुई इतने, कि कहीं लोगों ने कम कर दिया ये सब चीजों पे बात करना। मोस्टली लोग ऐसे भी हो गए कि चीजों को भूलना चाहते हैं बट कभी नहीं भी भूल पाते। तो नहीं, मेरे कांटेक्ट में तो अभी कोई नहीं है मैम। देविका, जो उस वक्त स्थिति थी जो आज है, जिस तरह से कसाब को फांसी दी गई, क्या आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है हमारे देश में अब भी बदलाव की जरूरत है ताकि कोई और 9 साल की बच्ची को गोली ना खानी पड़े? बदलाव की जरूरत तो है मैम, कि कसाब को फांसी हुई, खुशी हुई मुझे, उससे बहुत खुश हूँ। बट जो मेन आतंकवाद है, जो कसाब जैसे को पालता है, जो कसाब जैसे को बना रहा है, वो आतंकवाद खत्म होगा, मास्टरमाइंड खत्म होगा जब मुझे लगेगा कि इंसाफ पूरा मिला गया। तभी पूरा इंसाफ हम लोगों को, जो शहीद हुए ऑफिसर, जो लोग मारे गए, उन लोगों को भी तभी सच्ची दिल से श्रद्धांजलि मिलेगी मैम। प्रशांत जी, जैसे देविका भी कह रही हैं कि जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको बेनकाब करने के साथ साथ उनको सजा दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रशांत जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए इस वक्त दुनिया भर बात कर रही है, पूरा विश्व बात कर रहा है कि भारत अपनी विदेश नीतियों को लेकर बहुत सजग है, भारत अपनी तमाम नीतियों में फ्री रहता है, मुक्त रहता है, प्रेशर में आकर काम नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात पाकिस्तान की आती है, पाकिस्तान पोषित आतंक की आती है, भारत अपनी बात तो बहुत मुखरता के साथ रख रहा है, यूएन में भी रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम नहीं लग रही है और ऊपर से चीन का, ड्रैगन का भी साथ पाकिस्तान को मिल रहा है। कैसे हिंदुस्तान सामना करेगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा, और देविका बहन जो कह रही थी बड़ी उचित बात कह रही थी। मैं मानता हूं उनका दुख हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन किसी विदेश से ला के लोग समुद्र रास्ते से घुर के एक बड़े होटल में गोलियां चला के मार के चले जाएं, ये मॉडर्न वर्ल्ड में संभव नहीं होता है। जब ऐसा अमेरिका में हुआ तो अमेरिका के फोर्सेस ने अटैक करके ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही जाके मार गिराया, और ऐसे कई हादसे पहले भी हैं जब इजराइल के आर्म फोर्सेस ने एंटेबे में जाके उनके एयरफील्ड में मार गिराया। हमारा जो तौर तरीका, हमारी सोच और देशों से हटके है। हम किसी बात को इतना कभी नहीं बढ़ाना चाहते कि देशों को ऐसा लगे कि हमारी हिंसक प्रवृत्ति है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। जैसे कि जब 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए तो भारत सरकार ने बालाकोट पे अटैक करवाया, इंडियन एयरफोर्स ने जाके उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तोयबा के ऑर्गेनाइजेशन को जैसा कि सुनने में आया है नेस्तनाबूद कर दिया, 300 लोग मारे गए। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने खुलेआम कभी भी स्वीकार नहीं किया कि उसके किसी टारगेट पे अटैक हुआ, और उसके बाद की कहानी हम सबको पता है। लेकिन हम जब तक ये सांसारिक व्यवस्था का प्रेशर नहीं रहेगा, पाकिस्तान के तौर तरीकों में मुझे कोई बदलाव नहीं दिखता। रेडिकल ग्रुप्स वहां पर भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनके अगेंस्ट पाकिस्तानी सोसाइटी में दबी जबान से बात होती है। वहाँ की यानी हमने बेनकाब तो कर दिया है, पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने तो आ गया है, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल इसके लिए और काम करने की जरूरत है। हमारे साथ मोहम्मद तौफीक शेख जुड़े हुए हैं, जो कि सीएसटी के बाहर चाय की दुकान लगाते हैं। उस दिन ये भी वहाँ मौजूद थे और इन्होंने अपनी आंखों के सामने उन 100 लोगों को जख्मी होते और मरते हुए देखा था। बहुत बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज पर। हाँ, नमस्ते मैडम।
उस रात, उस काली रात आप भी वहां पर मौजूद थे, आप देख रहे थे कैसे लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, किस तरह से दरअसल उस वक्त समझ ही नहीं आया था लोगों को कि हुआ क्या है, कहाँ से ये गोलीबारी कैसे चल रही है, क्यों हो रही है ये गोलीबारी। उसके बाद से लेकर आज तक जब 14 साल का ये फासला तय हो गया है, शेख साहब क्या कहेंगे इन 14 साल के फासलों में क्या हमने उस खाई को पाट दिया है जिस खाई के सहारे ये आतंकी हमला किया गया था? नहीं 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 मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखो उस दिन ऐसा हुआ था कि हम लोगों को समझ में नहीं कि आतंकवादी आया है। उस दिन इंडिया न्यूजीलैंड का किसका तो मैच था, तो मैं बोला इंडिया मैच जीत गया तो पटकड़ी फूट रहा है, हम लोग को पता ही नहीं आतंकवादी कैसा होता है। तो मैं 2-4 मिनट खड़ा होकर उधर देखा कि आवाज बढ़ते जा रही, ऊपर देखा शॉर्ट सर्किट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर टिकट काउंटर के इधर गया, बहुत सारे लाइन, बहुत गर्दी थी, तो हजारों पब्लिक थे वहाँ पे, सबको चिल्लाने लगा कि भागो भागो बम फट रहा है, इस रास्ते से निकले उस रास्ते से निकले। फिर मैं टिकट काउंटर के अंदर गया, साहब लोगों को इन्फॉर्म किया कि बाहर बम फट रहा है, आतंकवादी करके मेरे को पता ही नहीं था। मैं बहुत कस के चिल्ला रहा था, बहुत जोर से। तो मैं गेट का टिकट काउंटर का दरवाजा बंद कर चुका था। उसके बाद मेरे साहब लोगों को बोला आपका रेलवे का कैश लेके नीचे बैठ जाओ। मैं खड़ा होकर लाइट बंद नहीं किया, खड़ा होकर देख रहा था। अभी जिसको फांसी हुआ वो आया चलते हुए, तो मैंने कस के चिल्लाया, कसाब चलता हुआ आया और मैं कस के चिल्लाया कमांडो आया। अच्छा, उसने मेरे को पंजाबी लैंग्वेज में गाली दिया, तो मैंने गाली क्यों दे रहा भाई, कमांडो या ये। जब वो पीछे हटकर फायरिंग किया तो विंडो का कांच पूरा टूटा और एक टेबल था, टेबल के फिर नीचे में गिर गया, तो तब जाके और एक फायर किया उसने। तो मैं बहुत कस के चिल्ला रहा था। तब मैं पुलिस को हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया कि ऐसे हम लोग इतने लोग फंसे हुए हैं। फिर मैं कितना टाइम छुप के रहूंगा, बाहर निकला, जो जिंदा लोग था हॉल पे अंदर बैठा हुआ, उनको सेंट जॉर्ज पीछे रास्ते से पहुंचाया। वो सब होने के बाद रेलवे एम्प्लॉय जख्मी हो गया था। CST से भाईकल 8 किलोमीटर दूर है, वहां से टैक्सी पकड़ा, उनको टैक्सी में डाला, तो वहां जाकर रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट करके आया। बाद में अंदर आने के बाद ऑफिसर लोग ने मेरे को कपड़ा उपड़ा दिया, चेंज किया, मुंह हाथ धुलाया, चाय पाव दिया, टाइक्लोजिन गोली दिया। सुबह जाके मैं दुकान खोला, सुबह आके मीडिया पूछ रहा था तौफीक कौन है, छोटू कौन है, मेरे को नहीं मालूम। फिर मैं एक दिन प्यारो साहब ने मेरे को बुलाया कि बेटा आजा, अच्छा काम किया। मैंने साहब हम लोग गरीब लोग हैं, चाय का दुकान है, छोटा मोटा नौकरी वोकरी दे दो या कुछ पिस्टॉल दे दो, लाइफ सेट हो जाएगा। उन्होंने बोला मैं GM मैडम ने आपका फाइल पुटअप किया दिल्ली से क्या रिजल्ट आता है। फिर कुछ दिन के बाद DRM साहब ने बुलाया, अपने तरफ से 5,000 रुपया दिया। लेकिन मैडम मेरा कहने का मतलब ये है, कसाब को अंडा सेल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, करोड़ों रुपया खर्चा करता है। एक सुरक्षा के पीछे खर्चा करे, एक गरीब इंसान के पीछे खर्चा करे तो ठीक है। हाँ। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, 2 से 3 महीने में इंक्वायरी खत्म करना चाहिए, फटक से फांसी देना चाहिए। आने वाला वेदभूषण सर से हम इस पर सवाल ले लेते हैं। वेदभूषण सर, वही बात आज भी जो उस रात के जो सर्वाइवर्स हैं वो वही बात आज भी कह रहे हैं कि प्रणाली में चेंज होना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात शेख की बातों में निकल कर सामने आई वो ये कह रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आया था, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं आतंकी कैसा होता है, बल्कि कसाब को देखकर उन्होंने सोचा कि कोई कमांडो आया है और अब एक्शन लिया जाएगा। तो आप मानेंगे अभी भी अवेयरनेस की तो आज भी कमी है, क्योंकि आम लोगों के बीच कब कौन आतंकी घूम रहा है, कब कौन स्लीपर सेल घूम रहा है, इसके बारे में लोगों को नहीं पता होगा। जी वेदभूषण सर। सर तक आवाज हमारी नहीं जा रही है। बहरहाल प्रशांत सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी की बात सामने आ रही है, कि लोगों को दिक्कत हो रही थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे, और सबसे बड़ी बात तो जो यहाँ पर निकलकर सामने आई कि हमारा जो ट्रायल पीरियड है इसको हमें फास्ट ट्रैक करना चाहिए, और ट्रायल पीरियड को कम करने की बात सिर्फ इसी मामले में नहीं आती, तमाम और आपराधिक मामलों में हम यही देखते हैं कि ट्रायल में बहुत वक्त और पैसा जाया होता है। एक कानूनी व्यवस्था है जो देश की व्यवस्था है। हाँ। कानून का ऐसे मामलों में कानून का रास्ता अपनाना एक समझदारी का रास्ता है, क्योंकि अगर आपने जल्दी में समरी जस्टिस करके गोली मार दी तो सारा संसार आपको दोष देगा कि भारत जैसा एक डेवलप्ड कंट्री ये रास्ता क्यों अपना रहा है। तो कसाब के केस में उसको पूरा मौका दिया गया उसको अपना डिफेंस प्रेजेंट करने का, जो कि लॉ और जूरिस्प्रूडेंस की डिमांड है, और उसको जल्दी तेज करने में कोई समझदारी नहीं थी। आपके बंबई के बड़े लॉयर निकम ने वो केस पेश किया था, और कभी उनकी स्टेटमेंट्स और उनकी वो आप पढ़िए। लेकिन एक बात तो आप जिसे आपने शुरू की थी कि हमें कभी भी
आज से 15 या 20 साल पहले आतंकवाद क्या होता है इसकी समझ नहीं थी। आम जनता में तो बिल्कुल नहीं थी, और जो देश चलाते वो भी इस आतंकवाद की तकलीफों को और इसकी जटिलताओं को समझ नहीं पाए थे। और बम्बई में समुद्र के रास्ते से घुस के पर जो स्ट्राइक किया गया वो एक नॉवल चीज थी। अब तो खास करके एक मरीन पुलिस है जो नेवी पुलिस और कोस्ट गार्ड्स के साथ संपर्क रखती है, और अब आप सब जानते हो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एक जत्था मुंबई में एस्टैब्लिश कर दिया गया है, क्योंकि उस जत्थे को ले जाने में 2 दिन का वक्त बीत गया। हाँ, वो और बहुत बड़ी हमारी कमजोरी साबित हुआ था इस पूरे मामले में। उसका मुख्य कारण ये था कि भारतवर्ष में जो लीडरशिप थी वो आतंकवाद को पूरी तरह से समझने का प्रयत्न नहीं कर रही थी। सबसे बड़े दुख की बात है कि वो जो इंचार्ज थे पुलिस के, जो कि आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए, वो वहां आने के पहले जिनीवा में टेररिज्म पढ़ रहे थे। उनका नाम आपके सामने मैं भूल रहा हूं, लेकिन मुद्दा ये है कि एक टेररिज्म को समझने की बड़ी आवश्यकता है, अभी भी है, अभी भी कोई बदलाव नहीं है। हमेशा ये कहा जाता है कि देखिए अपराधी कानून के जो लूप होल्स हैं उनका फायदा उठाते हैं और जांच एजेंसियों से एक कदम आगे चलते हैं। हालांकि जांच एजेंसियां हमारे देश की इतनी सक्षम हैं कि उन्हें पकड़ सकती हैं, उनको उनके किए की सजा दे सकती हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि वो जो एक कदम आगे चलने की सोचते हैं उनसे आगे हम कैसे बढ़ें, कैसे अपने देश को सुरक्षित रखें। महाराज समय मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, जी शेख कहिए। देखो उनको तो भेजा जाता है या मारो या मरो। हमारे देश के सुरक्षा बल को क्या रहता है कि अपने हिंदुस्तान की पब्लिक को भी बचाओ और खुद को भी बचाओ और देश को भी बचाओ। उनको क्या है, पकड़ेगा तो बिरयानी मिलता है खाने के लिए, 1-2 साल केस चलता है, फिर जाके फांसी होता है, फिर कोई बड़ा हादसा हो गया। आज से 99 में कुछ बड़े आतंकवादी प्लेन हाईजैक किए थे, वैसे चुरा के लेके चलेंगे, आकर रहेंगे तो उनको मालूम है कि पकड़ा गया तो बस बहुत अच्छे से खातिरदारी होते हैं, बिरयानी मिलते हैं, अंडा सेल बना के मिलते हैं, सेपरेट 100-200 बॉडीगार्ड मिलते हैं, जैसे एक मंत्री को मिलते हैं, प्रधानमंत्री को, वैसे उनको मिलते हैं। बिल्कुल शेख, आपकी बातों में वो दुख, वो दर्द मुझे पता चल रहा है कि आज भी वो जख्म हरे हैं जो उस रात आपको मिले थे, जो मंजर आपने देखा था। समय लेकिन वो मंजर देखा था, जो किया बात की बात है। एक गरीब इंसान को ना गवर्नमेंट एक कुछ दे नहीं सकती है, एक नौकरी भी दे नहीं सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। संस्था वगैरह ने अवार्ड दिया मेरे को, प्रॉमिस तो बहुत किया, बरबली सबने बोला, लेकिन मैं क्या बोलता, कहीं भी कुछ हादसा होता है, छोटा मोटा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या बस कुछ हो गया, अंगार लग गया, आग लग गया, तो हम जैसा गरीब लोग ही भाग के जाते पहला। आज एक छोटू चाय वाला कुछ दिया होता सरकार ने अच्छा सा, या कुछ अच्छा अवार्ड दिया होता, तो हमारे जैसा करोड़ों लोग खड़े होते थे, प्रोत्साहन मिलता और हिम्मत बढ़ती उससे। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन समय अब हमारे पास खत्म हो रहा है, इस चर्चा को मुझे यहीं रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वेदभूषण सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर, आप हमारे साथ जुड़े। देविका और तौफीक, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके बिजी। तो 26/11/2008 की वो काली रात जब कराची पाकिस्तान से आए 10 फिदायीन आतंकियों ने मुंबई को 60 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था, और पल पल की तस्वीर देश ही नहीं दुनिया भर के लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे थे। सबकी नज़रें गड़ी हुई थी देखने के लिए कि अब क्या होता है। एक के बाद एक कई वीआईपी जगहों को निशाना बनाया गया था, बहुत सोच समझ के इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आज 14 साल बाद क्या हम उस खाई को पाट पाए हैं, जो खाई हमारे और हमारी सुरक्षा के बीच थी, जिसका फ़ायदा उठाकर ये आतंकी हमारे देश में दाखिल हुए थे। 300 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया था, 100 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा लोगों को, करीब 166 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें से 18 सुरक्षा कर्मी भी थे जो शहीद हुए थे। क्या हम उस खाई को पाट पाए हैं? क्या हम अपनी कमियों से उबर पाए हैं, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा मुंबई ने, माया नगरी ने देखा था? बहरहाल फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।